एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे देश की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। मैं समझाता हूं कैसे। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह पॉलिटिशियंस और मीडिया जी जान से मेहनत कर रही है हमारे देश में धर्म की राजनीति करने में, जनता को बांटने में और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरने में। अब ऐसा करने के लिए वो कई तरह के घिनौने खेल खेल रहे हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पहले गोदी मीडिया क्या करती थी, बस उसे अगर किसी फील्ड में 2-4 मुसलमानों के नाम मिल जाए तरक्की करते हुए तो उसे वो जिहाद से जोड़ देते थे कि जी ये तो यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जिहाद कर रहे हैं। और ये मीडिया हाउसेस इस हद तक गिर चुके थे कि अपने ही देश में पैदा हुए मुसलमानों को आतंकवादी बताने लगे। और जब कोरोना फैलने लगा तो कोरोना को भी मुसलमानों से जोड़ दिया और कहा कि जी ये तो कोरोना जिहाद कर रहे हैं। खैर, ये तो हुई पुरानी बातें। अब इनका नया और देश को बांटने का सबसे खतरनाक तरीका है इंडियन सिनेमा का इस्तेमाल करना अपनी घटिया राजनीति और आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। अब हमारे देश के लीडर्स पास्ट में हुए इवेंट्स को दोबारा लिख रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे देश के इतिहास को, या यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे देश के इतिहास को अपने हिसाब से दोबारा लिखना चाह रहे हैं। ये इस मॉडिफाइड और री रिटन हिस्ट्री को फैलाने के लिए मूवीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए क्या मूवीज़ वाले वेपन का इस्तेमाल दुनिया में पहली बार हो रहा है? नहीं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, मूवीज़ या यूँ कहें प्रोपेगेंडा मूवीज़ का इस्तेमाल पहले भी किया है कई देशों के डिक्टेटर्स ने, ताकि वो अपनी पावर को रिटेन कर सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने सिनेमा, फिल्म या मूवीज़ का इस्तेमाल किया है लोगों को बांटने के लिए और अपनी पावर को होल्ड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर ने फिल्म्स का इस्तेमाल किया नाजीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए और ज्यूज़ और बाकी माइनॉरिटीज़ को बुरा दिखाया। हिटलर ने फिल्म्स का इस्तेमाल किया नाजीज़ की पॉलिटिकल ओपिनियन को फॉर्म करने में और उन्हें ज्यूज़ के खिलाफ भड़काया। फिल्म में ज्यूज़ को एंटी नेशनल दिखाया जिससे कि नाजीज़ उनसे नफरत करने लगे और हिटलर ने अपने आप को फिल्मों में ऐसे ग्लोरीफाई कराया जैसे कि उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई है ही नहीं, और अगर उसके खिलाफ कोई होता है तो वो एंटी नेशनल होगा। इसका अंजाम आपने देखा ही है, क्या हुआ था जर्मनी में ज्यूज़ के साथ। मैं आपको कुछ मूवीज़ के एग्जाम्पल दे देता हूँ, द ट्रायम्फ ऑफ द विल, द इटर्नल ज्यू एसेट्रा। अब जर्मनी से चलते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। यहाँ फिल्म्स ने न सिर्फ नॉर्थ कोरियन को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया था, बल्कि उनका ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया था कि वो भूखे रहने के बावजूद भी अपने लीडर को ग्रेट मानते रहे। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जो फाउंडर थे नॉर्थ कोरिया के, किम इल संग, उन्हें पावर रिटेन करने का इतना जुनून था कि जब उनके ही पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि आप स्टेप बैक करिए और किसी और कैंडिडेट को लीडर बनने दीजिए, तो उन्होंने नॉर्थ कोरियन सिनेमा का इस्तेमाल किया। उन्होंने नॉर्थ कोरियन फिल्म मेकर्स को ये लेक्चर दिया कि उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं नॉर्थ कोरियंस को मिसगाइड करने के लिए। इसलिए फिल्म मेकर्स को अब ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो नॉर्थ कोरियंस के दिलों में देशभक्ति की आग को घी दे दे और वो नॉर्थ कोरिया के लीडर के लिए लॉयल रहे। मूवीज़ को इस्तेमाल करने की एक और बहुत बड़ी वजह थी। इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो एक लीडर का सिर्फ शौक़ ही नहीं था, बल्कि उसका फितूर बन चुका था और उसी फितूर से वो पूरे नॉर्थ कोरिया को चला रहा था। जैसा कि किम इल संग पावर रिटेन करना चाहता था नॉर्थ कोरिया में, और वो ये चाहता था कि हमेशा उसकी ही फैमिली यानी किम्स ही नॉर्थ कोरिया को लीड करे। लेकिन हर किसी का एक बच्चा होता है जो अपने बाप से थोड़ा अलग होता है और वो अपने बाप के प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता। ऐसा ही किम इल संग का बेटा किम जॉन इल था, जिसका जन्म 1941 में हुआ। उसे बचपन से ही फिल्म्स का बहुत शौक़ था, फिर ये शौक़ फितूर का रूप ले लेता है। किम जॉन के फादर को बहुत ही चिंता होती थी कि उसके बेटे का ये शौक़ अब पागलपन बन चुका था और वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए उसने 1967 में फिल्म मेकर्स को ये पेट्रियाटिक मूवीज़ बनाने को कहा,
जिसमें वो नॉर्थ कोरिया की स्टोरी को दोबारा दिखाए और कुछ इस तरह कि नॉर्थ कोरिया को ग्लोरीफाई किया जा सके। और उसी मीटिंग में उन्होंने पूछा कि क्या कोई है जो इस टास्क को लीड करने में सक्षम समझता है खुद को। तो सोचिए दोस्तों, जवाब कौन देता है? उसका बेटा किम जॉन। इस तरीके से किम इल संग को मौका मिला अपने बेटे जॉन को पॉलिटिक्स में लाने का, और किम जॉन बहुत ही खुशी से काम करने लगता है अपने फादर की पोजीशन और पावर को रिटेन कराने में। किम जॉन एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी टेलर था। बाद में वो सेकंड लीडर बनता है नॉर्थ कोरिया का और अपनी बैक स्टोरी बार बार लिखता है, सिर्फ खुद को नॉर्थ कोरिया की नज़रों में ग्लोरीफाई कराने के लिए और पावर में खुद को रखने के लिए। किम जॉन ने 20,000 VHS और DVDs को कलेक्ट किया, जिन्हें एक एयर कंडीशन लाइब्रेरी में स्टोर किया हुआ था, जिसके देख रेख के लिए 250 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ थे। अब आते हैं टॉपिक पर। तो किम जॉन ने जब इस टास्क को अपने हाथों में लिया तो मूवीज़ में ये दिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया को सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। किसी दूसरे देश से किसी तरीके का कोई कांटेक्ट और रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ना ही उनसे किसी तरीके की कोई हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने मूवीज़ में सॉन्ग्स ऐड किए जिसमें नॉर्थ कोरिया को प्रेज़ किया गया हो, और उन सॉन्ग्स में माउंट पैक्टो के शॉट्स भी डाले गए। माउंट पैक्टो जहां किम जॉन इल का जन्म हुआ था। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो रिवोल्यूशनरी होते हैं उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल से शुरू होती है और स्ट्रगल पर ख़त्म, और ज़िंदगी में जो खुशियाँ आती हैं वो स्ट्रगल और सफरिंग से ही आती हैं। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, कि मतलब अगर आप भूखे हो तो गवर्नमेंट से हेल्प मत मांगो, बस आप खाने की तलाश में इधर उधर भटको। अगर आपके पास खेती करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप लोकल टूल इस्तेमाल करो। अगर आप बीमार हो तो भी खुश रहो, हॉस्पिटल की मांग मत करो, क्योंकि यही जीवन है और यही देशभक्ति। कंक्लूजन ये निकलता है कि मूवीज़ का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया को आउटसाइड वर्ल्ड और इकोनॉमी से कट कर दिया गया, और नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं होती आम जनता के लिए। दोस्तों, दुनिया की बातें तो बहुत हुई, अब अपने देश में भी झांक कर देख लेते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे देश में धीरे धीरे मूवीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और एक धर्म के लोगों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए। हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि मुगल्स बहुत ही क्रूअल थे, सभी इस्लामिक रूलर्स ने सिर्फ जाति ही की है। जैसा कि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कैसे अलाउद्दीन को हैवान और अय्याश दिखाया गया है। वहीं अगर मेहरावल रतन सिंह दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी पहली वाइफ से पूछे बिना, तो वो भी सही है। इसी तरह तानाजी मूवी में औरंगजेब को बहुत ही क्रूअल दिखाया गया है और शिवाजी राजे को बहुत ही ब्रेव और चालाक। ये आप इस डायलॉग से समझ सकते हैं। 4 साल बीत गए, आज भी किले कोंढाने पर लहराता हुआ मुगलिया परचम चीजों को अपने अपमान की याद दिला रहा था। दिन दहाड़े मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर राजे शिवाजी राजगढ़ लौट आए। अगर इसी तरह कैद खाने से कोई मुगल रूलर भाग जाता तो उसे भगौड़ा या फिर डरपोक कहा जाता, लेकिन अगर शिवाजी महाराज भाग गए तो उन्हें कहा गया कि वो बहुत ही चालाक थे और दिन दहाड़े मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। इसी तरह अक्षय कुमार की मूवी सम्राट पृथ्वीराज में हिस्ट्री में हुए इवेंट्स की क्रोनोलॉजी ही बदल दी। यहाँ पृथ्वीराज की लड़ाई मोहम्मद गौरी से दिखाई गई है। सेम वही मोहम्मद गौरी को नाइंसाफ़ी का और बुज़दिली का पुतला दिखाया गया है और पृथ्वीराज को एक्स्ट्रा हीरोइक। ये तो सिर्फ वार्म अप था नफ़रत फैलाने में, लेकिन जो अब मूवीज़ आई हैं उनमें बर्बरता की तो हद ही पार हो गई है। फैक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है और ना ही कोई सच्चाई है। झूठ इतने कॉन्फिडेंट से बोला गया है कि जनता बिना कुछ सोचे समझे बस अपना ओपिनियन बना ले एक धर्म के खिलाफ। कश्मीर फाइल्स, जिस मूवी ने कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को इतनी क्रूअली रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही डार्क इन्वायरमेंट और सेटिंग क्रिएट करके कि लोगों को लगे कि मुसलमान होते ही हैवान हैं। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि एक्सोडस के बाद कश्मीरी पंडितों को कैसे बसाया गया इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में और उनके लिए क्या किया गया। इसी तरह केरला स्टोरी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि 32,000 हिंदू वुमेन को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया और ISIS ज्वाइन कराया गया।
बाद में इस नंबर को 3 में चेंज किया गया जब आप प्रोपेगेंडा फैला चुके थे। हमारे देश के लीडर्स हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फार्मर के इश्यूज़, वुमेन के इश्यूज़ और जीडीपी, इन सभी मुद्दों को छोड़कर बस लगे हैं मूवीज़ को प्रमोट करने में अपने स्टेज से। आतंक की साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई। आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। देशभक्ति के नाम पर हमें ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों से नफ़रत करो, वही हमारे दुश्मन हैं। उन्हीं की वजह से तो हॉस्पिटल्स के हालात नहीं सुधर रहे हैं और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पढ़े लिखों के लिए कोई जॉब नहीं है, किसान तो मर ही रहा है, औरतें सेफ नहीं है। ये सारी मुसीबतें मुसलमानों की वजह से है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार एजुकेशन में बदलाव लाई है और किताबों से मुग़लों की हिस्ट्री ही मिटा दी है। हमारा देश बहुत ही गलत रास्ते पर है। हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के बजाय और पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे देशवासी इतने भोले हैं कि वो नेताओं की भाषण से प्रभावित होकर अपने ही गांव मोहल्ले के लोगों से लड़ते हैं। मॉब लिंचिंग हो जाती है गाय के नाम पर। किसान जो चीख चीख कर कहता है कि गाय फसल ख़राब कर रही है तो उसकी कोई नहीं सुनता। सरकार हर चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। ये सरकार ना जानवरों के लिए कुछ कर रही है और ना ही इंसानों के लिए। अगर करेगी तो बस अपने लिए और अपने मित्र अडानी के लिए। ऐसे में जनता की जिम्मेदारी है कि उन्हें आम आदमी के साथ मिलजुल कर रहना है या फिर नेताओं के भाषण से प्रवोक होकर अपने ही पड़ोसियों से लड़ना है। वो पड़ोसी जिनके साथ ये सालों से मिलजुल कर त्यौहार मनाते आए हैं और अपने सुख दुख बांटते आए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।